हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपका टॉपिक था एजुकेशन एंड फिलॉसफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यानी कि शिक्षा तथा दर्शन और शिक्षा तथा दर्शन के बीच में संबंध हम करा चुके थे। तो इससे शिक्षा तथा दर्शन के बीच में संबंध से अब आगे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पहला टॉपिक है नेचुरलिज्म, इंग्लिश में और हिंदी में से कहेंगे प्रकृतिवाद। ठीक है, तो ये दर्शन के अंदर का ही एक हिस्सा है। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद की। तो नेचुरलिज्म जो है, ये पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन की वह विचारधारा है जो कि प्रकृति को मूल तत्व मानती है। याद रखिएगा, नेचुरलिज्म नेचर से याद रखेंगे प्रकृति, यानी कि इसका मेन हिस्सा माना जाता है प्रकृति को, और इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं उपादान कारण क्या करती है, मानती है। यानी कि ये मानती है कि ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये किस पे इसका पूरा कर्ता धर्ता कौन है, हमारी प्रकृति। प्रकृति की गोद में अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो प्रकृति उसे अपनी तरफ पकड़ के सारा काम क्या कर लेगी, अपने अनुसार कर लेगी, ये कहता है। तो यह वह विचार या मान्यता है कि विश्व में केवल प्राकृतिक नियम या बल ही कार्य करते हैं, न कि कोई अति प्राकृतिक या आध्यात्मिक नियम। अर्थात प्राकृतिक संसार के परे कुछ भी नहीं है। यानी कि ये ऐसा कहता है, देखिए प्रकृति के हाथों में ही सब कुछ है। और वैसे प्रैक्टिकली आप लोग समझिए, कभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मनुष्य चाहे कितना ही डेवलपमेंट क्यों ना कर ले, चाहे वो कितना ही डेवलप्ड हो जाए, क्या कभी देखिए, आप आर्टिफिशियल बारिश तक करवाने तक पहुंच गया है चाइना, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि किसी की मृत्यु कब होगी, या किसी मृत को जीवित कर सकते हैं? तो देखिए, प्रकृति के हाथों में कुछ चीजें हैं जिसका निर्धारण प्रकृति ही करती है। हम उस पे जबरदस्ती कुछ छेड़खानी करेंगे भी तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे सुनामी, चक्रवात वगैरह आते हैं, वो खुद ब खुद अपने भूकंप आता है, अपने हिसाब से ही आता है। ये नहीं कि इंसान क्या कर रहा है, खुद ब खुद क्या कर रहा है, भूकंप क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से काम नहीं होते हैं, है ना। हिमनद जो होते हैं वो भी किसकी वजह से पिघलते हैं, वो मौसम के स्वरूप पिघलते हैं, या हम उनको पिघलने पे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति क्या है, अगर आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति क्या देगी, जवाब देगी। यानी कि सारा काम कौन करता है, इसमें मेन मुख्य स्रोत कौन है, प्रकृति। ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। प्रकृतिवादी आत्मा, परमात्मा, स्पष्ट प्रयोजन आदि के सत्ता में विश्वास नहीं रखते। यानी कि प्रकृतिवादी जो होते हैं, आत्मा परमात्मा में कोई विश्वास नहीं रखते। इनका एक ही मानना है, वो है नेचर, यानी कि पर्यावरण, यानी कि हमारी जो है प्रकृति। तो बात करते हैं, ये बाइलिंगुअल सेशन रहेगा, इसमें हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है। व्हाट इज नेचुरलिज्म? देखिए, नेचुरलिज्म क्या है। तो फिलॉसफी शुड बी कंटिन्यू विथ साइंस, यानी कि दर्शन जो है इसको क्या करना चाहिए, हमारा विज्ञान के साथ साथ क्या करना चाहिए, चलायमान अवस्था में रहना चाहिए। याद रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ये बाइलिंगुअल सेशन है, इसमें मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बताते रहूंगी। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलते रहना। तो फिलॉसफी क्या है, साइंस के साथ साथ लगातार चलती रहती है। इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट्स फ्रॉम साइंस एज अ रिसोर्स टू हेल्प आंसर फिलोसफिकल क्वेश्चंस। और साइंस यानी कि विज्ञान से जो हमें उत्तर मिलते हैं, विज्ञान के द्वारा प्राप्त हुए उत्तर जो होते हैं, एक तरीके के संसाधन के रूप में काम करते हैं। जब भी आप इसके अंदर, किसके अंदर, दर्शन के अंदर प्रश्न को पूछते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि हमारा जो ये प्रकृतिवाद है कितने प्रकार का है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। फिजिकल नेचुरलिज्म, दिस फिलॉसफी होल्ड्स दैट ह्यूमन लाइफ इज गवर्न्ड बाय फिजिकल लॉज। फिजिकल का मतलब है भौतिकता से, यानी कि इसके अंदर उदाहरण आते हैं, जैसे कि अभी अभी मैं आपको उदाहरण बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि देखिए ह्यूमन लाइफ जो है वो इंसान के हाथ में नहीं है अपनी खुद की जिंदगी। ठीक है, ये सब प्राकृतिक प्रोसेसेस हैं। तो इसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल नेचुरलिज्म। मैकेनिकल नेचुरलिज्म, मैकेनिकल का मतलब होता है मूवमेंट से, काम से। ठीक है, मैन इज मेयरली अ मशीन। मेयरली का मतलब होता है ओनली, मतलब मात्र। मेयर का मतलब होता है मात्र, ओनली। ठीक है, इंसान क्या है, खाली एक मशीन है। ठीक है, मशीन जैसा है। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो आपका नेचुरलिज्म है वो बताता है दिस फिलॉसफी बिलीव्स दैट मैन हैज इवॉल्व टू हिज प्रेजेंट स्टेट फ्रॉम लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी कि इंसान जो है वो उसने अपने आप को, वो जो उसके जितने भी जिंदगी के तरीके हैं, उनको नए ढंग में इवॉल्व, मतलब ढल जाना, बन जाना। ठीक है, इंसान का मानना है कि अभी प्रेजेंट स्टेट में जो नया जो चल रहा है स्टेट, उसमें क्या करता है इंसान, अपने आप को क्या करता है, ढालता है, चेंज करता जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं, कहते हैं कि बहुत शुरुआत में जब इंसानी बना होगा तो तब वो बंदर के स्वरूप का कुछ था, है ना, गौरिल्ला जैसा। फिर धीरे 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 मूवमेंट हुई और बदलता गया।
तो यही है कि प्रेजेंट रेस के साथ साथ इंसान क्या होता जाता है, इवॉल्व होता जाता है, चेंज होता जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रकृतिवाद के रूप। प्रकृति के अर्थ के संबंध में दार्शनिकों में मतभेद रहा है। देखिए बहुत सारे दार्शनिक आए, सबने अपने अलग अलग बातें कही। रूसो ने कुछ अलग कहा, विवेकानंद ने कुछ अलग कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ अलग कहा, औरोबिंदो ने कुछ अलग कहा। तो सबने क्या कहा है, अलग अलग बातें करी हैं, लेकिन क्या मतभेद है। एडम्स का कहना है कि यह शब्द अत्यंत जटिल है, कि ये जो शब्द है दर्शन या प्रकृतिवाद के अंदर जहाँ पे आप बात कर रहे हैं दर्शन की भी, ये शब्द क्या है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, जिसकी अस्पष्टता के कारण अनेक भूलें होती हैं। जिसकी जो स्पष्टता नहीं होती इंसान को, उसके कारण अनेक तरीके की क्या करता है इंसान, भूले। जैसे कि प्रकृति को 3 प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रकृति को इन्होंने कितने प्रकार से बताया, 3 प्रकार से। पहला है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि सब्सटेंस की तरह एक बताया प्रकृतिवाद को। दूसरा है यंत्रवादी प्रकृतिवाद। यंत्रवादी का मतलब भी यहाँ पर कोई काम वगैरह के प्रोसेसिंग से ही है। तीसरी बात है जीव वैज्ञानिक क्रम विकासवादी प्रकृतिवाद। ये जो मैंने आपको सेम चीज अभी ऊपर बताई थी इंग्लिश में, उन्हीं का हिंदी कन्वर्जन आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वही है। बात करते हैं व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ नेचुरलिज्म। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप इंग्लिश में नहीं बनाते, तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करा है इसलिए। ठीक है, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद के मेन मुद्दे या थीम्स क्या थी। पहला है सर्वाइवल, यानी कि जीवन जो आपने व्यतीत करना है आखिरकार वो उसका मेन मूलभूत विषय क्या है। ठीक है, दूसरा है डिटर्मिनेशन वर्सेस नेचर एज एन इंडिफरेंट फोर्स एक्टिंग इन ह्यूमन लाइफ। यानी कि बात कर सकते हैं जो हमारी प्रकृति है वो एक तरीके से ह्यूमन की जो लाइफ है, मनुष्य की जो जिंदगी है, उस पर क्या बल लगाती है या कैसे उसे क्या करती है, क्या उस पर प्रभाव डालती है या नहीं डालती है, इस तरीके से। फिर है द ब्रूट विद इन स्ट्रॉन्ग इमोशंस कॉन्फ्लिक्ट मैन वर्सेस नेचर और मैन वर्सेस हिमसेल्फ। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद जो आता है इंसान के दिमाग में, वो है इंसान का प्रकृति के साथ, और दूसरा आता है इंसान का खुद के साथ। तो देखिए एक इंसान खुद के साथ द्वंद में रहता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ। बहुत बार जिंदगी में हमारे साथ ऐसे मोड़ आते हैं कि हम फैसला लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से। दूसरा प्रकृति से छेड़खानी। देखिए अभी हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ काट रहे हैं या पेड़ों में आग लगा ले रहे हैं, हमारे पर्यावरण में क्या बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें क्या है आपस में इंटरलिंक्ड है ना। प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं तो प्रकृति और इंसान के बीच में भी क्या है, द्वंद है। इसके बाद बात करते हैं वॉयलेंस की। तो वॉयलेंस देखिए जरूरी ये नहीं होता कि वॉयलेंस किसी ने किसी को मार दिया तो यही वॉयलेंस है। वॉयलेंस तो ये हर तरीके का जो आप प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं वो भी क्या है, एक तरीके का वॉयलेंस है। इसके बाद बात करते हैं टैबू। टैबू क्या होती है, बहुत सारे मिथ जो पुराने चलते आ रहे हैं। इसके बाद है डिफरेंस, डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स, फोर्सेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एज दे अफेक्ट द इंडिविजुअल। बात करते हैं क्योंकि हमें पता है, हम बार बार बात करते हैं कि वुडवर्थ ने एक बात करी थी कि इंसान जो है उसमें 60% उसकी प्रकृति तथा 40% उसका बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि हेरिडिटी आनुवंशिकता का क्या है, उसके गुणधर्म के बराबर होता है। यानी कि वो वुडवर्थ ऐसा कहते हैं कि इंसान जो है टोटल वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट के क्या है, बराबर है। इस तरीके से कुछ उसका प्रतिशत चलता है, ऐसी बातें कही गई हैं उनकी तरफ। तो उसी तरीके से ही बता रहा है कि ऐसे कौन से बल हैं जो क्या करते हैं, इंसान की आनुवंशिकता तथा प्रकृति दोनों पे क्या डालते हैं, फर्क डालते हैं। इसके बाद बात करते हैं पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद। पदार्थ विज्ञान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यह विचारधारा पदार्थ विज्ञान पे आधारित है। इसके अनुसार समस्त प्रकृति में अणु विद्यमान है। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि हमारी पूरी प्रकृति जो है वो अणुओं से मिलकर बनी है और जगत की रचना इन्हीं अणु तत्वों से हुई है। देखिए अणु बहुत छोटा कण है एक, जिससे जगत की रचना हुई है, इसके बारे में बात कर रहा है। जीव और मन सभी का निर्माण भौतिक तत्वों के संयोग से हुआ है, चाहे वो हमारा मन हो चाहे कोई जीव हो, सभी का निर्माण इन्हीं तत्वों से मिलकर हुआ है। पदार्थ विज्ञान केवल बाह्य प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है। पदार्थ का जो विज्ञान होता है वो बाहरी जो बल होते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है और इन्हीं नियमों के आधार पर अनुभव के प्रत्येक तथ्यों की व्याख्या करता है। तो देखिए पदार्थ का जो ये फिजिक्स है ये क्या करता है, बाहरी प्रकृति को ध्यान देता है और फिर अपनी अवधारणा प्रकट करता है। अतः प्रकृति के जो नियम है वो क्या है, सर्वोपरि हैं। यह मनुष्य को भी पदार्थ विज्ञान के नियमों के अनुसार समझने का प्रयास करता है। ठीक है, पदार्थ नियम यहाँ पे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, बाहरी रूप से जो हमारी प्रकृति है वो जो एज अ सोर्स की तरह क्या काम कर रही है वो, इसका मनुष्य की आंतरिक प्रकृति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। किंतु शिक्षा एक मानवीय प्रक्रिया है जिसका संबंध मानव की आंतरिक प्रकृति से है। यहाँ पर को बात कर रहे हैं प्रकृतिवाद पूरी तरीके से एक बाहरी परिवेश के बारे में बात कर रहा है, लेकिन शिक्षा जो है वो तो इंसान के आंतरिक तौर पे भी है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अतः शिक्षा के क्षेत्र में पदार्थ विज्ञान के प्रकृतिवाद का कोई विशेष योगदान नहीं है। यानी कि यहाँ पे अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें कि पदार्थ विज्ञान जो है वो प्रकृतिवाद से कोई संबंध रखता है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नहीं।
कोई योगदान इसका इसमें नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था 3 तरीके के ये हैं। इसके बाद हम अगला बात कर रहे हैं यंत्रवादी प्रकृतिवाद पे। इस संप्रदाय के अनुसार सृष्टि यंत्रवत है, यानी कि यंत्रवत का मतलब मैं आपको फिर से बता देती हूँ, गतिमान चलायमान, इसे यंत्रवत कहते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ क्या है, गति से निर्मित है, मतलब पदार्थ क्या करता है, गति करता रहता है। इस प्राणहीन यंत्र में कोई ध्येय, प्रयोजन या आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, यानी कि कोई आध्यात्मिक शक्ति या आत्मा परमात्मा से रिलेटेड तो कोई बातें ये करता ही नहीं है। तो मानव यद्यपि इस जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तथापि उसमें स्वचेतना नहीं होती, उसका व्यवहार बाह्य प्रभाव के कारण नियंत्रित होता है। देखिए सच बात है नहीं, आप खुद फील कीजिएगा। आप बहुत सारे आप यूट्यूब में चैनल्स देखते हैं और बहुत सारे आप रास्ते में भी हम जाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ों को देखते हैं तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में जाएंगे तो कहेंगे उसने वो कितना अच्छा बन के आया था, उसने कितना अच्छा पहना था, वो कितना अच्छा कर रहा है। तो इंसान क्या करता है, अपने आप को दूसरे के बाहरी स्वरूप को देख के, पर्सोना को देख के, नकली चीज़ को देख के क्या करता है, कंपेयर करने लगता है अपने आप को। ठीक है, और या यूट्यूब में देख के भी हम क्या करते हैं कि कई बार यार ये तो बहुत बेहतरीन कर ले रहा है, हम इतना नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, पढ़ाई से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हर चीज़ में इस तरीके से क्या करता है इंसान, कंपटीशन करता है। तो वो क्या करता है ना, उसके इंसान के मन में जो मन में नियंत्रण होना चाहिए, वो बाहरी रूप को देख के क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जो मानव बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है, मानव यंत्र सुचारू रूप से क्रिया करता है। जैसे वो बाहरी संपर्क में आता है ना, उसका मन और दिमाग मतलब क्या करता है, सुचारू रूप से क्रिया करने लगता है। मनुष्य की प्रयोजनशीलता, क्रियात्मकता, उसके आत्मिक गुणों की विवेचना इस विचारधारा में संभव नहीं है। दोबारा से सुनिएगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्रकृतिवाद की। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रकृतिवाद के अनुसार इंसान क्या है, बाहरी संरचना या बाहरी चीज़ों को देख के क्या होता है, बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इसमें मन की विचारधारा या आत्मिक गुणों से रिलेटेड कोई भी बात ऐसी नहीं है। पशु की स्थिति, यंत्र की स्थिति तथा मनुष्य की स्थिति, तीनों में अंतर है। कह रहा है पशु की स्थिति अलग होती है, मनुष्य की स्थिति अलग होती है, और यंत्र की मतलब गति करने की स्थिति क्या होती है, अलग होती है। अतः मनुष्य की शिक्षा भिन्न प्रकार से होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में यंत्रवादी प्रकृतिवाद का कोई विशेष योगदान नहीं है। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक का भी कोई, देखिए भौतिक अगर कणों से रिलेटेड जो हमने ऊपर बात की उसका भी कोई विशेष योगदान नहीं बताया गया, और साथ ही साथ यंत्रवादी प्रकृतिवाद का भी कोई विशेष योगदान नहीं है। बात करते हैं वाई नेचुरलिज्म। अच्छा, प्रकृतिवाद ही क्यों, क्या जरूरत थी फिलॉसफी में इसके अंदर? तो नेचुरलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि आपको एनकरेज करती है, मतलब आपको प्रोत्साहित करेगी किसकी तरफ, एम्ब्रेस योर बॉडी एंड टू लर्न मोर अबाउट व्हाट इट कैन बी डू। मतलब कि आपके अपने शरीर के बारे में, कि आपका शरीर क्या और कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये आपको कोई नियमों में नहीं बांधती है। सबसे इट यहाँ पे कोई एक लाइन बोले, इट शुड नॉट बी अ फिलॉसफी दैट लिमिट्स यू, या आपको लिमिट्स में या नियमों या किसी चीज़ में बात नहीं करती है। ये द ह्यूमन बॉडी वॉज गॉड्स फाइनल एंड ग्रेटेस्ट अर्थली क्रिएशन। जैसे कि आपको पता है मनुष्य का जो शरीर है, ये भगवान का सबसे बड़ा और क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा और फाइनल क्रिएशन है ना। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कहना चाह रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या पहना है, आप किस तरीके से हैं, कुल मिला के हैं सभी सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं। ये एक तरीके से एक चीज़ कहना चाह रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में इसने लिया है। तो बात करते हैं, नेचुरलिस्ट कम इन ऑल शेप्स, साइजेस, रेसेस, एजेस एंड फिजिकल कंडीशंस। नेचुरलिस्ट जो होती है, प्रकृतिवाद जो होता है, हर तरीके में आता है, चाहे वो शेप हो, साइज हो, रेसेस हो, एज हो, या कोई भी फिजिकल कंडीशन हो। तो जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद यानी कि बायोलॉजिकल प्रकृतिवाद के बारे में बात कर रहे हैं। इस विचारधारा या विकास के सिद्धांत में विश्वास रखती है कि इसका उद्गम किसने किया था, डार्विन। ठीक है, इन्होंने अपने क्रम विकास सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो इस मत के अनुसार जीवों के क्रम विकास में मनुष्य सबसे क्या है, अंतिम अवस्था में। देखिए जो ऊपर इंग्लिश में था वो हिंदी कन्वर्जन है। तो मस्तिष्क विकास के कारण ही मनुष्य ने भाषा का विकास किया, जिसके फलस्वरूप वह ज्ञान को संचित रख सकता है और नए ज्ञान क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तथा समाज एवं सांस्कृतिक जीवन का विकास कर पाया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी आप हर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मनुष्य जो है अन्य प्राणियों से कोई भिन्न नहीं है। देखिए आपने सुना होगा इंसान को सबसे बड़ा जानवर बताया जाता है, यानी कि गुण तो क्या है सब में, देखिए बस ये क्या है, थोड़ा समझदार जानवर है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इंसान की जो नियति होती है, उसका विकास होता है वंशानुक्रम और खाली इन पे ही निर्भर करती है।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने वुडवर्थ की कंडीशन भी आपको बताई कि वंशानुक्रम और प्रकृति क्या है, बहुत बड़ा रोल निभाती है, तो इन दोनों पे चीज़ों पे निर्भर करती है। उसमें से किसी भी प्रकार की इच्छा शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कह रहा है ऐसा इच्छा शक्ति वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं है। वास्तव में क्या है कि प्रकृतिवाद से मनुष्य की पूर्व स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है, किंतु उसके भविष्य के आदर्शों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रकृतिवाद से उसके पिछला तो जाना जा सकता है कहीं हद तक, लेकिन भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यह कमी होते हुए प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान माना जा सकता है। लेकिन ये कमी भी है प्रकृतिवाद में कि आप फ्यूचर के बारे में से रिलेटेड चीज़ें बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसका शिक्षा में क्या कह रहा है, योगदान माना जा सकता है। अब बात करते हैं नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, प्रकृतिवाद शिक्षा में। नेचुरलिज्म एज अ फिलोसफी वॉज डेवलप्ड इन 18th सेंचुरी। जो प्रकृतिवाद था वो 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, डेवलप किया गया था, बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट नेचर रिप्रेजेंट्स द होलनेस ऑफ रियलिटी। और इसका जो मानना था, इसकी मूलभूत अवधारणा थी, वो क्या थी कि जीवन का परम सत्य क्या है, प्रकृतिवाद ही है, यानी कि नेचर ही क्या है, पूरी जिंदगी का सत्य आपको बता सकता है। फिर बात करते हैं एजुकेशन मस्ट कन्फर्म टू नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। और एजुकेशन भी ऐसा मानती है कि हाँ कि ये जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वृद्धि तथा विकास, चाहे वो मानसिक हमारा जो विकास हो या वृद्धि हो, ये सभी चीज़ें भी क्या है, प्राकृतिक क्या है, प्रोसेसेस हैं, प्रक्रम है। ठीक है, एजुकेशन शुड बी प्लेजरेबल। देखिए एजुकेशन ऐसा है, इसमें कहने का मतलब ये है ना, इसमें ये प्रकृतिवाद जो है बच्चों को दंड वगैरह देने के उसमें नहीं रहता। ये कहता है कि प्रकृति की गोद में खुला छोड़ दो, तो प्रकृति की गोद में ही चलते गिरते संभलते सारी चीज़ें करना बच्चा क्या करेगा, सीख जाएगा। इसके बारे में बात करता है प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने व्यवहारवादी मनोविज्ञान को जन्म दिया। यंत्रवादी मतलब काम वगैरह करते रहना, गतिमान, जो प्रकृतिवाद के बारे में बात कर रहा था कि प्रकृति में आपने बच्चे को खुला छोड़ दिया, बच्चा क्या कर रहा है, गति कर रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है, उससे बच्चा सीख रहा है, मैंने कहाँ पे गलती किया, क्या करी, इस तरीके से। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान को भी इसी ने जन्म दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य कुछ सहज क्रियाएं लेकर पैदा होता है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य में क्या होती है, कुछ सहज क्रियाएं होती हैं। जब ये सहज क्रियाएं बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आती है, यानी कि जब मनुष्य की क्रियाएं जो होती हैं वो बाह्य पर्यावरण से मिलता जुलता है जब, तो संबद्ध सहज क्रियाओं का निर्माण होता है। ये संबद्ध सहज क्रिया क्या करती हैं, अलग अलग कार्यों में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, एक बच्चे को प्रकृति में खुला छोड़ दीजिए, वो हाथ पैर हिलाएगा डुलाएगा, अपना कुछ काम करेगा, जो भी करेगा, अगर उसको चोट लगेगी तो उससे वो सीखेगा, मतलब प्रकृति ही उसे सिखाएगी। ये है इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकृतिवादी मानव में उचित तथा उपयोगी संबद्ध सहज क्रिया उत्पन्न करना ही शिक्षा का क्या मानते हैं, उद्देश्य मानते हैं। तो जीव विज्ञान के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है, सुख और आनंद की प्राप्ति कराना है। लेकिन मैकडोगल महोदय ने क्या सिद्ध किया कि हम मूल प्रवृत्तियों के कारण कार्य करते हैं, कि हम अपने जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कार्य करते हैं। ठीक है, सुख दुख तो क्या है, प्रतिफल है। इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, मूल प्रवृत्तियों का रूपांतरण तथा शोधन करना है। यानी कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उनको रूपांतरित करना है किसी अन्य कार्यों में, और साथ ही साथ शोधन करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने व्यवहारवादी मनोविज्ञान को जन्म दिया, ये मैंने आपको पूरा भी बता दिया। ठीक है, इसमें प्रकृतिवाद तथा छात्र के बारे में बात कर लेते हैं कि नेचुरलिज्म तथा स्टूडेंट जो है। तो प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम का आख्यान स्पेंसर की पुस्तक से प्राप्त होता है। उनके पाठ्यक्रम की विशेषता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का आधार किसे माना गया है, विज्ञान को माना गया है। स्पेंसर ऐसा कहते हैं कि विज्ञान द्वारा ही समग्र जीवन जीना संभव है। देखिए सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा है। देखो रूसो की अलग विचारधारा, जैसे मैं आपको बताते आ रही हूँ शुरुआत से, सबने अलग अलग बात करी। आत्मरक्षा के लिए स्पेंसर शरीर विज्ञान का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार शरीर विज्ञान के परिचय द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ बिताने में सहायता मिलती है। मतलब सब ये स्पेंसर मांगता है कि अपनी अगर आत्मरक्षा करनी है तो शरीर का विज्ञान जो है उसका भी ज्ञान होना क्या है, जरूरी है कि आप हाथ पैर किस तरीके से चला सकते हैं, कभी कोई खतरा आ गए तो। इस तरीके से जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी धंधे रोजगार में लगकर की जा सकती है। इसके लिए गणित, यांत्रिकी, भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जैविकी का अध्ययन करना आवश्यक है। अब देखने इन्होंने विज्ञान को ही क्या माना है, विशेष माना है। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद तथा शिक्षण विधि। तो प्राचीन कालीन शिक्षण पद्धति में अध्यापक क्या रहते थे, क्रियाशील रहते थे। बालकों का स्थान क्या था, गौण था। मतलब आप अभी अभी इसीलिए एनसीएफ में जो बात की गई थी, बार बार एनसीएफ में कहा जाता है कि टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर नॉट अ डिक्टेटर। टीचर को क्या है, सुविधा दाता है, खाली वो आगे डिक्टेट कर रहा है, ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। तो पुराने जमाने में क्या होता था ना, बच्चा सेकेंडरी यानी कि गॉड रूप में रहता था, प्राइमरी कौन था, टीचर। तो बालकों का स्थान गौण था, किंतु बालक की क्रियाशीलता पर अधिक बल प्रकृतिवादियों ने दिया। तो प्रकृतिवादियों ने क्या कहा कि नहीं, बालक क्या है,
बालक को आपको क्या देना पड़ेगा, मुख्य स्थान देना पड़ेगा। ये रटने तथा निष्क्रिय अभ्यास की विधि का क्या करते थे, विरोध करते थे। ये कहते थे देखिए खुद प्रकृति की गोद में छोड़ देंगे तो बच्चा करके सीखेगा, खुद एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे ज़्यादा वो करेंगे। तो करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने पर क्या इन्होंने आधारित अपनी विधियाँ दी। इसके अतिरिक्त प्रकृतिवादी विचारधारा ने प्रोजेक्ट मेथड, स्काउट आंदोलन, स्कूल यूनियन, बालक क्लब इत्यादि को क्या दिया, जन्म दिया। देखिए बालक क्लब, इको क्लब, वैसे सोचिए आप अगर ये सारे प्रकृति से रिलेटेड ही चीजें यहीं से आई। ठीक है, प्रकृतिवाद शिक्षण विधि के निम्नलिखित सिद्धांत पर विशेष महत्व देते हैं। बालक की शिक्षा उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुकूलन होनी चाहिए। बालक की जो शिक्षा है वो उसका मानसिक विकास कैसा है और साथ ही साथ शारीरिक विकास कैसा है उसके अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए, सुखमय होनी चाहिए, यानी कि प्लेजरेबल होनी चाहिए एजुकेशन। शिक्षा में बालक को स्वयं क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब कि आप प्रकृति की गोद में उसको छोड़ दीजिए, वो खुद अपने काम करना सीखेगा। शिक्षा प्राकृतिक विकास का अनुगमन करे। इसके पूर्व बालक का नैतिक अथवा मानसिक विकास होना आवश्यक है। मतलब बालक जो है उसका क्या करना जरूरी है, आपको मानसिक विकास करना, साथ ही साथ नैतिक विकास। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट के बारे में भी ये बात करता है। शिक्षा प्रणाली में आगमन प्रविधि का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, आगमन प्रविधि का मतलब आप लोग समझते हैं इंडक्टिव मेथड। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये एग्जाम्पल टू रूल होती है, रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण से विधि की तरफ होती है, विधि से उदाहरण की तरफ। ठीक है, अब छात्रों को दिए जाने वाला दंड भी क्या होना चाहिए, कहता है प्राकृतिक होना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने प्रकृति में छोड़ दिया, प्रकृति उसे क्या देगी, दंड देगी। ठीक है, अब बात करते हैं शब्द ज्ञान पर अधिक महत्व न देते हुए वस्तुओं तथा अनुभव पर ज्ञान देना चाहिए। यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में खाली बात नहीं करनी है, आपको बात उसको उसके अनुभव से वो सीखे, इसके बारे में बात करनी है। प्रकृतिवाद तथा शिक्षक के बारे में मैंने आपको बता दिया ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रकृतिवाद तथा अनुशासन। तो प्रकृतिवाद में जैसे कि आपको अभी तक पता चल गया होगा अनुशासन पे कैसा बल देते हैं, अनुशासन पे कोई ऐसा खास बल महत्व देते ही नहीं है, तभी तो प्रकृति में छोड़ दिया जा रहा है बालक को। मतलब शिक्षक का तो स्थान ही क्या हो गया है, गॉड हो गया है। ठीक है, तो प्रकृतिवादी विचारक शिक्षा में अनुशासन को महत्व नहीं देते हैं, वे कारण एवं परिणाम के विषय में विश्वास रखते हैं, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट यहां भी है। ठीक है, साथ ही साथ उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म करता है उसका परिणाम जो अवश्य भोगता है। ठीक है, ये परिणाम सुखकर और दुखकर दोनों हो सकते हैं। तो रूसो द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक परिणामों का सिद्धांत था एक तो अनुशासन के बाद, वक्त दूसरा था स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सुख दुख का सिद्धांत। अब देखिए रूसो से रिलेटेड मैं आपको हल्की सी थोड़ी सी बात बता देती हूँ। तो रूसो जो थे वो बचपन से थोड़ा क्या हुआ था, इनकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने जिंदगी में बहुत सारे क्या देखे, दुख झेले, क्योंकि सेकंड पेरेंटिंग थी इनकी। पेरेंटिंग इस तरीके से हुई कि ये इनका ध्यान क्या हो गया, थोड़ा उस जगह से भिन्नात्मक रूप में चले गए। तो इन्होंने फिर बात ये दर्शन की तरफ गए, फिर इन्होंने प्रकृतिवादी शिक्षा के बारे में बात करी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि रूसो के सिद्धांत के अनुसार बालक के बुरे कार्यों का दंड प्रकृति अवश्य देती है, साथ ही साथ इसलिए उसे किसी भी प्रकार का दंड न देकर प्राकृतिक दंड द्वारा अनुशासित होने नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब होने दिया जाना चाहिए। दोबारा से सुनिएगा, रूसो ये कहते हैं कि आपको बालक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं है, बालक को के बुरे कार्य ही उसको दंड दिला देंगे प्रकृति के द्वारा। ठीक है, स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सुख दुख का सिद्धांत एक दूसरा है। स्पेंसर ने कहा था यहाँ पे कि बालक सुखदायी कार्यों को बार बार दोहराना चाहता है। देखिए कोई भी है, आप बताइए, आपका देखिए खुद मेरा ये एग्जांपल मान के देखिएगा, आपको जो चीज़ समझ में आ रही होगी, अभी आप जब एलटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो जो चैप्टर अच्छा लग रहा है तो आप उसको बार बार देखने में लगे होंगे, या फिर भी आप कभी कभी बार बार उसे देखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसको दोहराने में क्या आता है, मजा आता है। या एक टाइप का क्वेश्चन आपको आ गया तो आप उससे 3-4 करना चाहते हैं, ये प्रवृत्ति है। तो क्योंकि उसमें सुख की अनुभूति होती है, जबकि वह दुखद कार्यों को छोड़ देता है क्योंकि उससे कष्ट होता है। अब टफ क्वेश्चन को क्या करने लगते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं चलो बाद में देखेंगे, स्किप करने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बालक क्या करते हैं, अनुशासित ढंग से व्यवहार करने लगता है, उसमें स्व अनुशासन की भावना विकसित होने लगती है। लेकिन ये किस तरीके की है, प्रकृतिवादी कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृतिवादी और साथ ही साथ क्या करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन की स्थापना हेतु किसी भी प्रकार के दमनात्मक सिद्धांत का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। दमनात्मक मतलब दबाया जाना। ठीक है, इसके बाद नेचुरलिज्म इन एजुकेशन में बात कर रहे हैं। एम्स क्या है, टू गेन नॉलेज एंड ऑल द वांट्स नीड ऑफ चाइल्ड आर टू बी फुलफिल्ड, यानी कि बच्चे में क्या है, बच्चे में ज्ञान का विकास हो, साथ ही साथ बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो। सेकेंड स्टेज में टू प्रोवाइड द चाइल्ड विद द स्ट्रेंथ दैट द चाइल्ड लैक्स ऑफ एबिलिटी बीइंग फ्री,
बच्चे को इतनी सुविधा प्रदान करना कि बच्चा क्या हो, फ्री हो अपनी बात को कह पाने के लिए। थर्ड स्टेज में टू एनेबल द चाइल्ड टू एक्वायर यूजफुल नॉलेज विच वुड सेटिस्फाई द चाइल्ड्स वांट। बच्चे की जो बच्चे को इस तरीके से वो जो आप उसको नॉलेज दे रहे हैं वो उसके इस तरीके से उपयोग में आए कि बच्चा क्या हो, संतुष्ट भी हो जिस तरीके से वो चाहता है। ठीक है। इसके बाद शिक्षा में प्रकृतिवाद की देन क्या है। यदि हम शिक्षा के संदर्भ में प्रकृतिवाद का मूल्यांकन करें तो उसमें अनेक गुण नजर आते हैं, जैसे कि देखिए, पालक का शिक्षा में प्रमुख स्थान प्रकृतिवाद की विशेषता है। याद रखेंगे, बच्चा प्राइमरी किसमें है, प्रकृतिवाद में है। मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बता देती हूँ। प्रकृतिवाद में बच्चा प्राइमरी है, इसमें दंड से रिलेटेड कोई बात नहीं की जाती। प्रकृति में बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए तो बच्चा खुद वहाँ पे खुद सीखेगा, प्रकृति उसे दंड देगी, इस तरीके का मानना इसमें होता है। ठीक है। तो और याद रखिएगा, इसमें बालक की रुचियों और प्रवृत्ति को क्या दिया जाता है, खास ध्यान दिया जाता है। तो बालक क्या है, इसमें केंद्र में है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर कौन आएगा, प्रकृतिवाद आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा भी क्या दी, इसी विचारधारा दी। चाइल्ड साइकोलॉजी की जो धारणा है वो भी कहाँ से आई, नेचुरलिज्म से आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किससे आई, नेचुरलिज्म से ही आई। ठीक है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान एक विशेष शाखा मस्तिष्क विश्लेषण को तो विशेष प्रोत्साहन मिला। और मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा जो होती है आपकी मस्तिष्क विश्लेषण, यानी कि ब्रेन का क्या करना है, एनालिसिस करना, पता करना उसके बारे में। ठीक है। और इसने क्या दिया, एक स्वस्थ विचारधारा को क्या दिया, जन्म दिया। ठीक है। तो एजुकेशनल नेचुरलिज्म, ये जीन जैक्विस रूसो थे, इन्होंने इसमें बात करी कि ऑल वीकनेसनेस कम फ्रॉम वीकनेस, मेक स्ट्रॉन्ग एंड ही विल बी गुड। बच्चे को क्या करेगी, देखिए दोबारा मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास सुख ही सुख आते जाएगा ना तो आपको वो सुख भी गंदा लगने लगेगा। एक काम कीजिए, 3-4 दिन तक रोज कुछ जो आपका पसंदीदा चीज़ है खाना, 3-4 भी नहीं, 3-4 महीने तक खाना खाइए उसे। एक से जैसे आएगी इतना बोर हो जाएंगे ना, आपको उसको देखने का मन नहीं करेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं रूसो के द्वारा कहे गए हैं कि इट इज़ इन डूइंग गुड डेट वी बिकम गुड, कि अच्छा करने में हम अच्छा बन जाते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। तो फाइनल पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि प्रकृतिवाद का एक अन्य योगदान क्या है। इसे शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का एक प्रकृतिवादी रूप और आधार प्रदान करने के बारे में हमारी आधुनिक शिक्षा जो है उसमें यूज़ किया गया है। ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा का अवधान भी कहाँ से आया, यहीं से आया है, प्रकृतिवाद से। ठीक है। तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है हमारे समाज और राज्य दर्शन के रूप में। ठीक है। अब बात करते हैं कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में कुछ कनेक्शन है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, आदर्शवाद की इसकी विचारधारा इससे बिल्कुल विपरीत है। वो तो आत्मा परमात्मा से रिलेटेड बातें करता है। ठीक है। वो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले भौतिक प्राकृतिक पदार्थ जगत को सत्य मानता है। ठीक है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें अपने आसपास, फैमिली सभी के साथ, ताकि उनको ये जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच सकें। तो हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।